पिछले वीडियो में मैंने मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया के बारे में आपको बताया था। इसमें बताया है कि व्यक्ति का ऐसा अपेक्षित व्यवहार जिसका उद्देश्य सामाजिक हित होता है। यानी पहले भी मैंने आपको बताया सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी मूल्य उस समय प्रचलित हैं, व्यक्ति के लिए मूल्य ही उसका लक्ष्य बन जाते हैं और मूल्य के आधार पर ही वह सामाजिक क्रियाएँ करता है। और सामाजिक हित और सामाजिक सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि मानी जाती है। इसके लिए बड़ों का सम्मान करना, बेसहाराओं को सहयोग करना, ये मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया कहलाती है। अगली क्रिया है संवेगात्मक या भावात्मक सामाजिक क्रिया। इसमें लिखा है कि जब कर्ता क्रिया के मूल में, यानी कर्ता जो क्रिया को कर रहा है उसके मूल में राग, द्वेष, प्रेम, घृणा, उल्लास, क्रोध आदि जैसे भाव होते हैं, संवेग होते हैं स्वयं के द्वेष, घृणा, राग, भावनाएं, उल्लास, क्रोध आदि जिस तरीके के भाव होते हैं, संवेग होते हैं, उससे भावात्मक सामाजिक क्रिया कहते हैं। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसी क्रिया कर बैठता है कि उसे बाद में उसके लिए पछताना भी पड़ता है, जैसे किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या ही कर देना। तो ये संवेगात्मक सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आता है। इसमें कर्ता की व्यक्तिगत स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ क्रिया को लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता की परिस्थितियों की भावनाओं या भावों के प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कर्ता की व्यक्तिगत जो भावना होती है, व्यक्तिगत भाव जो होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि जो होती है, बुद्धि शक्ति जो होती है, उसके आधार पर इसमें कर्ता क्रिया का निर्णय लेता है उसे क्या क्रिया करनी है। इसमें क्या कभी कभी आवेगवश उससे गलत काम भी हो जाता है जिसके लिए उसे पछताना भी पड़ता है। कर्ता का स्वयं पर से नियंत्रण कभी कभी समाप्त हो जाता है, तो भावावेश में वो ऐसा व्यवहार करता है जो सामान्य परिस्थितियों में और सही बुद्धि कौशल या निर्णय के आधार पर वह उस कार्य को नहीं करेगा। तो ऐसी क्रियाएँ भावात्मक या संवेगात्मक सामाजिक क्रियाओं की श्रेणी में आती है। और इन संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, जिसका अध्ययन मनोविज्ञान की श्रेणी में आता है, समाजशास्त्र की श्रेणी में नहीं आता है। अगली जो सामाजिक क्रिया है वो परंपरागत सामाजिक क्रिया है। परंपराओं से तात्पर्य है जो सदियों से चलती, लंबे समय से लगातार अस्तित्व में रहने वाली मान्यताएं जो हैं वो परंपराएं कहलाती हैं और जो पूर्वजों का अनुकरण होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यथास्थिति हस्तांतरित की जाती है। इस प्रकार परंपरागत क्रियाएं पूर्वजों के अनुकरण के परिणाम स्वरूप कर्ता द्वारा संपन्न की जाती है। इसके पीछे उद्देश्य, लक्ष्य, तर्क, शक्ति इत्यादि का कोई स्थान नहीं होता है। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना या उसका अनुसरण करना परंपरागत क्रिया की श्रेणी में आता है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य मूल्य को ध्यान में नहीं रखना होता है, जैसे अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करना, मृत्यु भोज, श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएं सदियों से हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत चलती आ रही हैं, इसलिए आज भी उनका अनुसरण करते हैं लोग अपने घरों में और विज्ञान के साथ भी हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो परंपराओं के वशीभूत होकर संपन्न की जाती हैं। अतः वेबर ने माना कि किसी कर्ता की सभी क्रियाएं इन चार श्रेणियों के अंतर्गत ही आती हैं। चारों क्रियाओं का समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाना चाहिए और यही इसकी विषय वस्तु है। यहाँ इनके भी इस सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं। आलोचनाओं में पहली आलोचना है टार्गेट पार्सन्स ने। इन्होंने भी सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया था, इन्होंने भी अवधारणा दी है सामाजिक क्रिया की, द प्रोसेस ऑफ सोशल एक्शन के अंतर्गत। तो इन्होंने उसमें वर्णन किया है कि मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के लिए दो व्यक्तियों का होना उन्होंने आवश्यक एक अनिवार्य शर्त बताई है। यदि कोई व्यक्ति समाज द्वारा परिभाषित परिस्थितियों में अकेले भी कोई काम करता है तो वह सामाजिक क्रिया ही होता है। जैसे भूख लगने पर फ्रिज से खाना खाना पार्सन्स के लिए सामाजिक क्रिया है, मगर मैक्स वेबर के लिए नहीं। दूसरी आलोचना ये है, कई ऐसी सामाजिक क्रियाएं हैं जो वेबर द्वारा बताई गई क्रियाओं की श्रेणी में नहीं आती हैं, तो वो भी लेकिन समाज के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए वेबर का जो सामाजिक क्रिया सिद्धांत है वो अपूर्ण है।
नंबर 3, विल्फ्रेड पैरेटो ने माना कि अतार्किक सामाजिक क्रियाएं भी सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिनके पीछे तर्क शक्ति नहीं होती, जिसका वर्णन मैक्स वेबर ने नहीं किया है। अतः निष्कर्ष है, वेबर से पूर्व भी समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी परंपरा प्रचलित थी। वेबर ने समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी प्रभाव से मुक्त किया, स्वतंत्र विकास और पहचान देने के क्रम में सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया और एक नया आधार और मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। पार्सन्स, पेरेटो आदि विचारकों ने वेबर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया के दायरे और स्वरूप की आलोचना की, परंतु किसी ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं बनाया। इसलिए वेबर की अवधारणा, वेबर के सिद्धांत और वेबर की समाजशास्त्रीय विषय वस्तु की जो देन है वो महत्वपूर्ण है।